Find R equivalent. यहाँ पे कौन सी सिमेट्री होगी? सर मिरर मिरर सिमेट्री होगी सर। मिरर सिमेट्री। सिंपल, आपने एक लाइन ड्रॉ की, दोनों तरफ एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज में क्या बताया था कि जो करंट होगी वो भी सेम होगी। तो इमेजिन कीजिए कि आपने कहा कि यहाँ पे आपकी करंट मान लीजिए I1 जा रही है, तो यहाँ पे भी I1 करंट जाएगी। यहाँ पे करंट अगर I2 जा रही है, यहाँ पे भी I2 जाएगी। यहाँ पे करंट अगर I3 जा रही है तो यहाँ पे भी I3 जाएगी। सिंपल, बस मिरर इमेज बनाते जाइए। ठीक। अब अगर लॉजिकली सोचिए, यहाँ पे ये I2 करंट आई और ये ऐसे चलेगी, और ये I3 करंट आई, ये ऐसे चलेगी। तीन दोनों के कनेक्शन का कोई मतलब है? करंट तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। ये वायर को ऐसे जोड़ देंगे और इस वायर को ऐसे, मतलब कि इसको यहाँ पे बीच वाला जो पार्ट जो कनेक्शन वाला था उसको कनेक्शन हटा देंगे। आया समझ में? ठीक। अब देखिए, ये आर और ये आर, ये क्या हुए, सीरीज 2R। यस सर। ये भी क्या हुआ, सीरीज सीरीज 2R। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल पैरेलल। आर आ गया। ठीक। अब मैं इसका इक्विवेलेंट बना रहा हूँ। तो आपने कहा कि ये आर आ गया, यहाँ पे एक आर है, ये ए पॉइंट, ये दोनों भी सीरीज में आर और आर, इसलिए ये आ जाएगा आपका 2R। उसके बाद एक आर, ये आ गया इक्विवेलेंट। अब देखिए, ये तीनों आर क्या हैं सीरीज में, यस सर। और ये 2R, ये आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, RAB इज इक्वल टू 3R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 5R। क्या आ जाएगा, 6/5R। क्लियर है? ठीक है, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। एक मिनट।
Good morning. फाइंड आर इक्विवेलेंट। सर वो वायर्स टच हो रहे हैं बीच में जो क्रॉस बन रहा है उसके। हाँ हाँ टच हो रहे हैं। सर 2/3R। Yes, sir. 2R/3. सही है। कौन सी सिमेट्री यहाँ पे? Folding. इसको mirror Folding. symmetry. दोनों है, फोल्डिंग भी और मिरर भी है। हम्म कोई सा भी अप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए मिरर लगाता हूँ मैं, ठीक। अगर इधर I1 करंट जा रहा है तो यहाँ पे भी I1 करंट, ये I1 करंट तो यहाँ पे भी I1 करंट, ये I2 करंट तो यहाँ पे भी इसका इमेज I2 करंट, सर ये 2R/3 I3 है। करंट तो ये भी I3 करंट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें कोई करंट जारी है क्या? ठीक है, तो इस वाले सर्किट का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो मेरा यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इसको हटा दिया आपने, ये है ही नहीं सर्किट में, ये दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि करंट कोई नहीं फ्लो हो रही यहाँ पे। ध्यान से देखिए, ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, और आपस में सभी क्या है, पैरेलल। तो RA भी आ जाएगा आपका 2R/3। क्लियर है? सभी रेजिस्टेंस RR है। कौन सी सिमेट्री लगेगी? सर मिरर भी है, Folding. दोनों, मिरर और फोल्डिंग दोनों है। तो जो अप्लाई करना अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने मिरर अप्लाई किया तो अगर ये I1 करंट है तो यहाँ पे भी I1 करंट, ये अगर I2 करंट है तो यहाँ पे भी I2 करंट, ये I3 है तो ये भी I3। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो I2 करंट तो ऐसे चला गया, सर 3/2R। I3 करंट भी ऐसे ही चला गया, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों के कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है, जो बीच में वायर जुड़ा हुआ है। तो आपने इसको क्या किया, ऐसे कर दिया, ये कनेक्शन हटा दिया, ठीक। अब देखिए, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में, ठीक है, और ये सभी आपस में पैरेलल। यस सर।
सर ये चारों नहीं सर, वो दोनों पक्का? फेल। नहीं सर, ऊपर के दो नहीं। पैरेलल होंगे और नीचे के दो पैरेलल होंगे। हाँ, क्योंकि बीच में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यस Yes, तो इस सर। चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, देखिए दोनों के एंड जुड़े हुए हैं ना, यस तो सर। मेरे को सिंपल एंड को देखना है। अगर दोनों के एंड जुड़े हुए हैं तो मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों आपस में पैरेलल, तो 2R और 2R पैरेलल होंगे तो कितना आ जाएगा? आर। R। तो आपने ऊपर वाले का लिखा सिंपल R। एक रेजिस्टेंस ये था ही पहले से, यस और सर। एक रेजिस्टेंस ये था पहले से। ये A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। उसी तरीके से नीचे वाला ये 2R, सेम बनेगा। ये 2R, तो ये भी 2R 2R पैरेलल में कितना हो जाएगा? R। तो इसका आपने R लिखा, ये R तो पहले से था, ये भी R और ये भी R। अब ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये ऊपर वाले सीरीज में 3R, नीचे वाले सीरीज में 3R, और आपस में ये दोनों पैरेलल। तो आर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3R डिवाइडेड बाई 2। 2। क्लियर है? नोट कीजिए। सर ये कौन से मेथड से किया, फोल्डिंग या मिरर? मैंने मिरर से किया। सर फोल्डिंग फोल्डिंग भी से कैसे सेम है, होगा? फोल्डिंग से भी कर दीजिए। इसको आपने लाइन को ज्वाइन किया, ठीक। अगर लाइन को ज्वाइन करूंगा तो मैं फोल्डिंग में मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल को देखूंगा, ठीक है। तो अगर ये पोटेंशियल एक्स है, ठीक, तो ये वाला पोटेंशियल भी क्या होगा? एक्स। ये पोटेंशियल वाई है, तो ये भी क्या होगा? वाई। अब कीजिए। अब आप ये नहीं देखेंगे, बीच में देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पार्ट क्या हो सकता है? आपने कहा सर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इधर तो करंट फ्लो करेगी नहीं। बीच में ए पॉइंट है, ठीक है, तो इधर भी करंट फ्लो करेगी, इधर भी करंट फ्लो करेगी। बीच वाले पॉइंट को भूल मत जाइएगा, ठीक है। तो ये वाला भी सर्किट, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, बीच में वैसे ही टूट जाएगा फिर से। ये कॉमन पॉइंट है ना, तो करंट तो ऐसे ही चली जाएगी। चलिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं ना, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, ठीक। सर तो एक क्वेश्चन हम्म, इसी से रिलेटेड है सर। सर एक क्यूब के मतलब हर एक साइड पे आराम एक एक आराम रेजिस्टेंस आराम लगा हुआ आराम है। आराम आराम, बचा हुआ है वो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब हमारा जो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, जो अभी क्यूब के बारे में बात कर रहे थे, क्यूब को हम लोग स्पेशल केस में पढ़ते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यूब पे आते हैं डायरेक्ट, क्यूब प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग वालों को अलग से करवा दूंगा, अभी 10-12 क्वेश्चन और हैं। हर एक पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हर एक साइड पे। आपने नेमिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग टर्मिनल अलग अलग लेंगे, तो हमें क्या निकालना है? कौन कौन से पॉइंट पे हमें डिस्कशन करना है? आर इक्विवेलेंट। पहला, रेजिस्टेंस अलोंग एच, रेजिस्टेंस अलोंग एच। एच का मतलब कोई सा भी दो पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा 3 और 4 के बीच में अगर टर्मिनल लगा दिया,
तो A 0.3 हो गया, B पॉइंट आपका 4 हो गया, आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक, सेकंड रेजिस्टेंस अलोंग फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कोई सा भी ले लीजिए, जैसे कि आपने कहा 5 और 3, फेस डायगोनल हुआ ना। ठीक, थर्ड रेजिस्टेंस अलोंग बॉडी डायगोनल। जैसे कि आपने कहा 8 और 3, ये 3 पार्ट आते हैं, आया नहीं है। वैसे तो मैं डायरेक्ट याद ही रखना है रिजल्ट को, अभी मैं तरीका बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग तरीका बता दूं, डायरेक्ट याद करने का तरीका बता दूं? फिर डायरेक्ट ही बताओ। डायरेक्ट बता दूं? 8 और 4 होगा ना बॉडी डायगोनल। क्या सही है। सही है? सही है, सही लिखा हुआ है। अब देखिए याद करने का तरीका। H कैपिटल E, फेस डायगोनल कैपिटल F, बॉडी डायगोनल B। नीट वाले याद कर लीजिएगा इस ट्रिक को। ठीक है, सिंपल, यहां से स्टार्ट कीजिए, बीच में से स्टार्ट करना है आपको, फेस वाले से। 3 4 5 6 7, और बस एक याद करना पड़ेगा 12। फिर से 3 4 5 6 7, एक याद करना पड़ेगा 12। ठीक है, हो गया खत्म। आगे सुन में इंजीनियरिंग वालों को रेगुलर क्लास में बताऊंगा, पूरे 1 घंटे का टाइम लूंगा इस। सर एक बार दोबारा बता दो। H फेस बॉडी डायगोनल। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बीच में से, फेस वाले से। 3 4 5 6 7, नीचे 12, बस। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियोमीटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में टाइम लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल। अगर आप पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत लेंदी रहते हैं। ठीक है, पूरी पूरी एक बड़ी सी पैराग्राफ लिखी रहती है पोटेंशियोमीटर में, तो लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन तो बहुत टिपिकल होगा, लेकिन आंसर सिर्फ 2 लाइन का होता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट होंगे तभी आप लोग 2 लाइन में आंसर दे पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक कंक्लूडिंग पार्ट लिखवाता रहूंगा, उसको रट जाइएगा कि ये होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। सबसे पहली बात कि पोटेंशियोमीटर हम लोग यूज क्यों करते हैं? बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर है, अगर नेम से ही अगर हम लोग चलें तो पोटेंशियोमीटर आप लोग यूज करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तो मेरे पास वोल्ट मीटर था ही, तो मैंने इसको क्यों यूज किया पोटेंशियोमीटर को? तो वोल्ट मीटर डिफरेंस बताता है उस सर्किट का, लेकिन पोटेंशियोमीटर उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल बता देगा। नहीं, पॉइंट का पोटेंशियल तो पोटेंशियोमीटर बताता ही नहीं है, वो भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। मीटर में से पोटेंशियल मेजर कर लिमिट होती है। तो यहाँ पर वोल्ट हाई रेजिस्टेंस मीटर होता है से इसलिए जो, नहीं, यहाँ पे सर याद रखिए। हाँ बोलिए। सर पोटेंशियोमीटर से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर से भी कर सकते हैं, मल्टीमीटर है मेरे पास, 0.001 वोल्ट भी मेजर कर सकता हूँ उससे।
बेसिक डिफरेंस है। याद कीजिए जब हम लोग केवीएल इक्वेशन लिखते थे, जब मैंने बैटरी पढ़ाया था, तो जब बैटरी पढ़ाया था, लॉस हो जाता है पोटेंशियल का, क्या 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 इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल का लॉस हो जाता है, एक्यूरेट मेजरमेंट निकल पाता वो मीटर। पोटेंशियोमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा? नहीं सर, अगर वो एक्यूरेट मेजर कर लेगा ना। कैसे मेजर कर लेगा? ध्यान देखिए, आपने सुना होगा मीटर ब्रिज के बारे में, सुना है? व्हीट स्टोन ब्रिज सुना है ना? ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में आपने क्या देखा था कि जो डायगोनल में रेजिस्टेंस है उसमें करंट की वैल्यू जीरो होगी। कब जीरो होगी? जब ऊपर वाला पोटेंशियल और नीचे वाला पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे आपका पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। ठीक है, जिसको हम लोग मीटर ब्रिज कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक, तो इसमें एक मुद्दा ये है कि वोल्ट मीटर भी वोल्टेज मेजर कर रहा है और आपका ये भी मेजर कर रहा है। तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी वहां पे, अगर आपको याद होगा तो, E इज इक्वल टू V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। यस सर। अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो वो V मेजर करेगा, अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ। ठीक है, आगे जैसे कि मान लीजिए वोल्ट मीटर लगाया आपने बैटरी के टर्मिनल पे, तो वोल्ट मीटर है तो उसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का। ठीक, और जो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आइडियल केस में? 0। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होना चाहिए। सब गड़बड़ कर देंगे आपको। ठीक है, करंट नहीं फ्लो करनी चाहिए, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा। ठीक है, एमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इसमें 0 होना चाहिए सर। जीरो होना जीरो होना चाहिए सर। चाहिए, यस क्योंकि सर। अगर आपने कहा कि क्योंकि एमीटर हम लोग सीरीज में लगाते हैं, लॉजिकली आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एमीटर आप लोग क्या कहते हैं, सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। मान लीजिए मैंने एक सर्किट लिया, ये सर्किट है, या रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट है। मैंने कहा कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही थी? मैंने कहा कि इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी। ठीक, अब आपको ये क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो आपने क्या किया, एक एमीटर लिया और इसके सीरीज में लगा दिया। ठीक है, तो ये एमीटर, आपने कहा कि इसमें अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए 10 ओम, मान लिया कि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका, 10 ओम है, तो 10 ओम होगा तो नेट रेजिस्टेंस तो बढ़ गया ना, R+10, तो करंट की वैल्यू तो घट जाएगी। ठीक है, तो ये करंट तो एक्चुअल मेजर कर ही नहीं पाएगा। अरे करंट कितनी फ्लो हो रही थी, 5 एम्पियर। ठीक है, लेकिन आपने जैसे ये एमीटर लगाया तो एमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो नेट रेजिस्टेंस तो सर्किट का बढ़ा दिया इसने। सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट कम हो जाएगी। अब वो कितना मेजर करेगा, 4.9 या 4.8 जो भी है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर आइडियल एमीटर होगा तो एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। इसलिए ताकि जो करंट पहले फ्लो हो रही थी सर्किट में वही करंट बाद में भी फ्लो होती रहे, तभी तो एक्चुअल रीडिंग मेजर करेगा। और यस इसी सर। का जस्ट उल्टा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का आइडियल केस में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफिनिटी। और एमीटर का आइडियल केस में इंटरनल रेजिस्टेंस 0। याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको नोट करके। अब हम लोग आते हैं, मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर लगाऊंगा, मेरे पास एक बैटरी थी, वोल्ट मीटर लगाया, तो यही है वोल्ट मीटर, ये जो मैंने बनाया है आर, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा ही वोल्ट मीटर का। ठीक है, अब मैं जब इसका अक्रॉस लगाऊंगा तो ये कौन सा वोल्टेज मेजर करेगा, ये तो V इज इक्वल टू E-IR। ठीक है, तो ये ईएमएफ मेजर कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ को मेजर नहीं कर पा रहा। अब पोटेंशियोमीटर क्या है, ये किसको मेजर करता है, ईएमएफ। अभी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए कि हम लोग पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं जब मेरे पास वोल्ट मीटर था। तो सिंपल रीजन लिखिएगा कि अगर मेरे को बैटरी का ईएमएफ निकालना है तो वोल्ट मीटर की मदद से उसको मेजर नहीं कर सकता। सिर्फ मेरे पास एक ही डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर, जो कि नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, तो उससे हम लोग ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। अभी प्रूव हो जाएगा कैसे कर सकते हैं।
तो आप लोग कहेंगे कि जितने भी हम लोग जब घर वगैरह में वोल्टेज मेजर करते हैं या जो भी इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो वोल्ट मीटर लेकर आते हैं, उसके हाथ में देखते होंगे मल्टीमीटर रहता है, अगर उसको कभी काम करते हुए देखा है तो। ठीक है, तो वो मल्टीमीटर से पूरा काम वर्क करता है, वो पोटेंशियोमीटर लेके नहीं घूमता। क्यों? जब मेरे को पता है कि पोटेंशियोमीटर हाईली एक्यूरेट वैल्यू देगा मेरे को, तभी मैं वोल्ट मीटर का यूज़ लेता हूँ, क्योंकि पोटेंशियोमीटर की साइज बहुत बड़ी होती है। ठीक है, उसको हर जगह यूज़ करना, ले जाना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट है, इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। इन जनरल अगर आपको कन्वीनियंट मेथड कोई पूछे कि कन्वीनियंट मेथड कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे यूजिंग वोल्ट मीटर। लेकिन अगर आपको हाई एक्यूरेसी पे काम करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ EMF using potentiometer। ये जो मैंने डार्क बनाया ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, एक लंबी सी वायर है। इस वायर की लेंथ मान लीजिए L। ऊपर जो मैंने बैटरी लगाई है ये स्टैंडर्ड बैटरी है जिसका EMF आपको पता है। ठीक है, और ये जो जो मैंने नीचे लगाया है ये EMF मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे आपने देखे बीच में गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी लगाया हुआ है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करता हूँ। ठीक है, पूरे वायर पे स्लाइड कर रहा हूँ। जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग नल डिफ्लेक्शन, जब ये नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो मैं क्या कहूँगा, इसमें करंट की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब कि गैल्वेनोमीटर को भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको वायर पे स्लाइड करते हैं और देखते हैं कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे करंट की वैल्यू 0 आ रही है। तो मतलब कि कहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो मैंने मान लिया कितनी डिस्टेंस पे नल डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है, L1 डिस्टेंस पे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि करंट की वैल्यू 0 तब होती है जब कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाए, यस सर। तभी करंट 0 होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना है। चलिए, तो बेसिक तरीके पे आते हैं। ये V लगा के रखा हुआ है, इसका मतलब ये V पोटेंशियल होगा, ये 0 होगा। ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, और ये भी कितना होगा? V होगा। ठीक, ये जो वायर आपने लगा के रखा है इसका रेजिस्टेंस होगा ना, आपने कहा कि इसका रेजिस्टेंस है लैम्डा ओम पर मीटर, पर लेंथ इसका रेजिस्टेंस है लैम्डा। तो अगर L लेंथ का है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। मैं जनरलाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद 4-5 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जनरलाइज तरीका करवा रहा हूँ। अब आपने कहा कि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, नल डिफ्लेक्शन दे रहा है ये। नल डिफ्लेक्शन का मतलब करंट की वैल्यू थ्रू द गैल्वेनोमीटर कितनी है? 0। गैल्वेनोमीटर में करंट आपकी 0 फ्लो कर रही है। अब इस पॉइंट को आपने मान लिया A पॉइंट है और इस पॉइंट को आपने मान लिया B पॉइंट है। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए।
यस सर। Yes. तो आपने कहा कि करंट की वैल्यू 0, दैट इम्प्लाइज पोटेंशियल एट ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। ठीक, ये ई है, ये 0 होगा, यस सर। ये वाला पोटेंशियल क्या होगा, ई। ई। ठीक, करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये जो स्मॉल आर लिखा हुआ है, इसमें करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। सर ई बाई। 0 है ना, नल डिफ्लेक्शन है। Yes. ठीक है, Sir. अगर Yes. करंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। रेजिस्टेंस एक के बार अक्रॉस repeat पोटेंशियल, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है, जब उसमें करंट फ्लो रही हो। जब Yes. करंट फ्लो ही नहीं होगा तो रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब इस वाले बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, ओके। ई के इक्वल। ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा, मैंने वी बी इज इक्वल टू ई कैसे लिखा, इसलिए सर एक बार क्योंकि प्लीज रिपीट कर। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि क्योंकि गैल्वेमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसलिए इस स्मॉल रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है, आई इंटू आर ना। जब करंट ही नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल और ई दोनों इस सेम होंगे। अरे ऐसे ही करते थे ना। क्लियर है ये सर। है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही है, ये आर है, ये 0 है, ये वी मान लिया, इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल वी। करंट रेजिस्टेंस में कैसे फ्लो करती है, प्लस से माइनस। इस वाले पॉइंट को मान लीजिए बी, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कीजिए 0 से चलना, 0 माइनस से प्लस, प्लस वी प्लस से माइनस, माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू वी बी। बताया था ये पॉइंट। यस तो सर। यहाँ पे आपने क्या कहा कि करंट की वैल्यू ही 0 है, तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी के इक्वल ना। वही चीज़ तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल ई के इक्वल होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है स्मॉल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, ए पॉइंट पे आते हैं। ऊपर वाले सर्किट में इस पूरी लेंथ के अक्रॉस, ये जो वायर की लेंथ है एल, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी माइनस 0, यस मतलब कि वी है सिंपल। ठीक है, इस पूरे एल लेंथ के वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V by L. वी अपॉन एल। इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, तो V by L। इसको ऐसे याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल लेंथ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी माइनस 0 डिवाइडेड बाय वायर की लेंथ एल, तो मिलेगा सिंपल वी अपॉन एल। रेजिस्टेंस करता क्या है, रेजिस्टेंस पोटेंशियल को खाता है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा ना। यस सर। अगर मैं राइट हैंड साइड से चलूंगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यस Yes. सर। खुद सोचिए, 0 से वी तक जा रहे हैं और राइट साइड चलेंगे तो वी से 0 जा रहे हैं। ठीक, अब मुद्दा उठता है, मेरे को ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूं कि राइट हैंड साइड से चलूं, सर राइट से लेफ्ट चलेंगे। लेफ्ट से राइट चलेंगे ना। Left से right, 0 से उधर. तो आप कहेंगे ना इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, तो आपने वो पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में बताया, 0 के रेस्पेक्ट में ना। 0 के respect में. तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v अपॉन एल पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल L1. टू L1। यूनिटरी मेथड लगाया बस आप, पर Yes. यूनिट लेंथ पोटेंशियल है v अपॉन एल, तो L1 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा,
V अपॉन L इंटू L1। तो A पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, B पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, क्या मैं L1 निकाल सकता हूँ? E निकाल सकता हूँ, जो भी निकालना है। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि v अपॉन एल इंटू एल वन ई के बराबर होगा। वही तो है। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला आपका? V अपॉन L इंटू L1 इज इक्वल टू E। यहाँ से जो भी अननोन है, L1 तो मेरे को पता है ना, नहीं जॉकी को स्लाइड करवा रहा हूँ तो मेरे को लेंथ पता होगी ना कि कितनी लेंथ है L1 की। तो L1 मेरे को पता है, तो E की वैल्यू निकल जाएगी। स्टैंडर्ड सेल का वोल्टेज मेरे को पता है V, और टोटल लेंथ भी पता है पोटेंशियोमीटर वायर का। तो यहाँ से E की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मेरे को E पता है तो L1 निकल जाएगा। जो भी अननोन है मैं निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला एक भी नहीं रटेंगे, पहले बता रहा हूँ। ये नहीं कि आपने फॉर्मूला रटना मानना स्टार्ट कर दिया। ये एक फॉर्मूला मिला अब तो क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होने वाले पोटेंशियोमीटर वायर के। कॉन्सेप्ट ही होंगे, इसलिए मैं ये जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि तरीका क्या करना है आपको। क्लियर है? कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, अब क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके बाद। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लीजिए जो भी लिखना है आपको। सर इसमें लैम्डा का क्या काम हुआ? ओम पर मीटर। अभी आएगा, अभी अगले क्वेश्चन में। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। वो क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को वो यूज़ कर रहा है कि नहीं करना है। फॉर्मूला नहीं रटेंगे पोटेंशियोमीटर में, फॉर्मूला रटा तो क्वेश्चन नहीं होगा। और टाइमिंग कितना लग रहा है? अगर पूरा कॉन्सेप्ट पता तो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। और फॉर्मूले लगाने में क्या होगा कि मैं बेसिक तरीके की भूल जाऊँ, वो बेसिक तरीका में फंस जाता है। नोट कर लिया? सर बस 1 सेकंड और कर दीजिए सर, पीछे से दिख रही है। हो गया सर। चलिए फटाफट। सर 2 मीटर। हम्म 2 मीटर। गलत। सर इसमें साइन ऑपोजिट है दोनों बैटरी के। इसमें कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। कैलकुलेट नहीं होगा। देखिए ध्यान से। सर इसमें पोलैरिटी अलग अलग लगी हुई है। बेसिक तरीके से चलिए, आपको प्रूफ मिल जाएगा, उसके बाद कंक्लूजन लिख लेंगे। ये 20 वोल्ट है, इसका मतलब ये 20 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ तो ये भी 0 हुआ, तो ये भी 20 हुआ। तो ये अगर ये 0 वायर से कनेक्ट किया तो आपने इसको भी 0 ले लिया। ये 4 है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -4 ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 4 के इक्वल है। तो 0 माइनस और -4 करेंगे तभी तो 4 के इक्वल आएगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल को आपने 0 माना हुआ है। ठीक, चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट देखूँ इस वाले पॉइंट का, ये ए पॉइंट मान लीजिए और इस वाले पॉइंट को बी मान लीजिए। मेरे को तो यही करना है ना, वी ए इज इक्वल टू वी बी। कॉन्सेप्ट यही है मेरा। तो अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट का पोटेंशियल देखूँ तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? 20 - 0 डिवाइडेड बाई एल, मतलब कि 20 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा आपका 2। ठीक, इंटू L1, 2 इंटू L1, ये होगा ना ए पॉइंट का पोटेंशियल। और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? -4। तो ये कभी भी 2L1
-4 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं सर, लॉजिकली बताइए, जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वो तो 0 और 20 के बीच में होगा ना। ए पॉइंट पोटेंशियल यस तो आपका सर 0 और 20 के बीच में होगा, और 0 और 20 के बीच में तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो क्या पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव के इक्वल हो सकती है? नहीं हो No. सकती। इसका मतलब वी कैन नॉट फाइंड L1, मेरे को नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं इस केस में कभी। तो मैंने कंक्लूजन क्या देखा कि सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखूंगा कि जो दोनों बैटरीज लगी हैं उसकी पोलैरिटी सेम है कि नहीं। अगर पोलैरिटी सेम नहीं है तो मेरे को नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला। पोलैरिटी का मतलब ये माइनस प्लस लगा हुआ है और नीचे लगा हुआ है प्लस माइनस। ठीक है, दोनों की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, दोनों माइनस प्लस होने चाहिए या तो प्लस माइनस होने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद नोट करके ये पहला पॉइंट लिखेगा कि पोलैरिटी ऑफ द बैटरी शुड बी सेम, otherwise we cannot find null deflection. Next question. वही find L1. इस वायर का रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम। एक मिनट सर, सब हो गया हम्म, सर, 1 मिनट रुकिएगा, बस हो गया। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट। सर बस हो गया। नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास, इतना रुकूंगा नहीं। देखिए, ओके सर। ऊपर वाले सर्किट में और नीचे वाले सर्किट में जब हमने यहाँ पे देखा तो हमने कैलोमीटर लगा के रखा हुआ है। और कैलोमीटर क्या है आपका, वो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। उसी प्रिंसिपल पे तो ये काम कर रहा है ना, नल सर डिफ्लेक्शन पे। मीटर। गलत है। अब ये ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट के बीच में कैलोमीटर है जो सर्किट को जोड़ रहा है। ऊपर वाले सर्किट को नीचे वाले सर्किट को अगर मैं ध्यान से देखूं, गैलोमीटर है जो कि ऊपर नीचे सर्किट को जोड़ रहा है। लेकिन गैलोमीटर में करंट कितनी फ्लो कर रही है नल डिफ्लेक्शन पे? 0। इसका मतलब कोई भी करंट यहाँ से यहाँ नहीं आ रही है और ना ही कोई करंट यहाँ से यहाँ जा रही है। जब करंट का कोई भी यहाँ पे आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है ऊपर वाले सर्किट में और नीचे वाले सर्किट में, इसका मतलब दोनों सर्किट इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं। ऊपर वाले सर्किट का नीचे वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं, और नीचे वाले सर्किट को ऊपर वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। तो ऊपर वाले सर्किट को अलग से सॉल्व कीजिए और नीचे वाले सर्किट को अलग से सॉल्व कीजिए।
कॉन्सेप्ट लिखे पहले, कॉन्सेप्ट केस वाले के लिए, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पे कोई भी करंट फर्स्ट सर्किट में और लोअर सर्किट में ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसका मतलब बोथ सर्किट्स विल बिहेव इंडिपेंडेंटली। क्लियर है? तो आपने कहा कि ऊपर वाले सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, मान लिया आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाले सर्किट में पोटेंशियल मतलब कि बैटरी कितनी है 48 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 + 10 12, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। अगर 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो इस वाले वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई इंटू आर ना, सर मतलब कि ये पोटेंशियल ड्रॉप 8 कितना, वोल्ट ये 0 माना है तो ये 0, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है वायर के अक्रॉस, आई इंटू आर 4 इंटू 10 40, ये 0 है तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया 40। क्लियर है? सिंपल, मैंने यही तो लिखवाया था कि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लेना है यस आपको। सर। तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर, वायर का रेजिस्टेंस 10 है और करंट फ्लो हो रही है 4, तो कितना हो जाएगा 40। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 40 हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सॉरी लेंथ, लेंथ 10 है ना, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक, इनटू L1 इज इक्वल टू बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 9। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4, सही तो बोल तो अच्छी बात है ना, क्लियर है? क्लियर है सर। नोट कीजिए जल्दी से, फिर थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। नोट कर लिया? फाइंड L1।
सर हम्म सर वो कुछ गलत 1.5 आ रहा है सर। नहीं, गलत है। सर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप वायर के क्रॉस सेम ही आ रहा है, 40 आ रहा है। वायर के क्रॉस कितना आ रहा है? 40 ही आ रहा है सर। 40 नहीं आएगा। सर 24 तो 24 इसमें सर इसमें शायद जो है से नल पॉइंट मिलेगा नहीं। यस क्यों? सर, बैटरी के अकॉर्डिंग 24 वोल्ट तक का, और जो वो है क्या कहते हैं हमारा लेंथ सर 15 जा रही है फिर। सर हाँ सोलर सर L मेरी में। 15 ही आ रही है सर। कॉपी कर रहा है सर, और वोल्ट कभी मैच नहीं करेगा 24 से। देखिए, वही काम किया आपने। इधर मान लिया आई करंट, मेरे को तो सेपरेटली सॉल्व करना है। सबसे पहले ऊपर आई निकाल लीजिए। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 4 10, तो कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। यस आपने सर। कहा ये 0 है, तो ये भी 0 होगा। तो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? आई इंटू आर ना। 24 तो मतलब कि सिंपल आपने क्या लिखा? आई कितना आया? 4 इंटू 10। 4 इंटू आई 4 ही आ रहा है ना? यस सर। हाँ सर, i4 आ रहा है। अच्छा, 4 रेजिस्टेंस 4 है, सॉरी। हाँ, तो आई इंटू आर, तो 4 इंटू 4 16 वोल्ट। यस सर। ठीक। तो आपने कहा कि जो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो 16 है। तो अगर मैं ए पॉइंट लेता भी हूँ तो कहीं पे भी ले लूँ, ए की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो सकती है? 16। 16। ए की तो 0 से 16 तक वेरी करेगी ना। तो ए का आपने कहा कि मैक्सिमम होगा 16। तो आपने कहा कि इस वाले पॉइंट का तो पोटेंशियल कितना है? 24 वोल्ट है, और यही बी के इक्वल है। अब बी पॉइंट का पोटेंशियल और ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम, फॉर नल डिफ्लेक्शन। यस सर। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक। तो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, क्योंकि ये चीज आपकी बुक में गलत लिखी हुई है। बुक में ज्यादातर क्या लिखा रहता है, जैसे कि अब फिगर बना रहेगा, ये लिखा रहेगा E1 और ये लिखा रहेगा आपको E2। तो उसमें लिखा रहता है, देखिए हमने अभी तक क्या क्या सीखा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि पहला अगर हमें कैलकुलेशन करना है कि दोनों की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? सेम। सेम। यहाँ पे बुक में लिखा रहता है कि जिस बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड ईएमएफ से कम होनी चाहिए। ये बुक की लैंग्वेज है। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा कि 24 वोल्ट इट इज लेस देन 40, लेकिन कैलकुलेशन होना चाहिए, लेकिन मेरे कैलकुलेशन तो ही नहीं रहा। ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक्चुअल कंक्लूजन क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर should be greater than the EMF of the cell which has to be calculated. जिस बैटरी का EMF आपको निकालना है उसकी वैल्यू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तभी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है सर। पोटेंशियोमीटर पे 2-3 क्वेश्चन और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे पावर, हीट और बल्ब वाले क्वेश्चन, क्योंकि बल्ब वाले क्वेश्चन भी आए हुए एग्जाम में। ठीक है। बल्ब वाले क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं, आसान होता है, लेकिन आप लोग करेंगे लेंदी मेथड अपना लेंगे, उसमें क्या टाइम टेकिंग लग जाता है। तो मेरे को शॉर्ट ट्रिक सीखना है कि ऐसा आएगा तो क्या करना है, ऐसा आएगा तो क्या करना है, ताकि आंसर मेरे को जल्दी से जल्द निकालने हैं। नीट का मतलब यही है कि जल्द से जल्द आंसर आना चाहिए मेरा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियोमीटर पे 1-2 क्वेश्चन और, ठीक, उसके बाद फिर हम लोग पावर, हीट, इस पे आ जाएंगे। मीटर ब्रिज भी कराएंगे। क्या मीटर ब्रिज? हाँ। पोटेंशियोमीटर पढ़ा दिया, मीटर ब्रिज पढ़ाऊँ? पढ़ा दूंगा, उस पर क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके। ठीक है। मीटर ब्रिज मतलब वही तो वेट स्टोन ब्रिज का वो थ्योरम लगाना है आपको, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। करवा दूंगा एक क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। ठीक है। और तो सिर्फ नेक्स्ट, सर्किट वाले क्वेश्चंस आप बोलोगे। हाँ, तो ये कंप्लीट करने के बाद फिर सर्किट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक लेक्चर और होगा, हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो कल आप लोगों की क्लास सर अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे? नहीं, अभी दूसरी क्लास है मेरी, तुरंत टाइम नहीं है ना। ठीक है सर। अभी क्रैश कोर्स वालों की क्लास है, कल की क्लास का सर एक